हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK क्वेश्चन सेंटर। आज जो है कि हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का अध्याय 4, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य को अंग्रेजी में या इंग्लिश में जो है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहा जाता है। तो आज हम लोग किसकी बात करने वाले हैं? जनन स्वास्थ्य के बारे में। किसके बारे में? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। जनन स्वास्थ्य क्या होता है या स्वास्थ्य क्या होता है, पहले समझ लेते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है और जनन स्वास्थ्य क्या होता है। पहले स्वास्थ्य समझ लेते हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये हुआ कि WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक प्रकार की संस्था है जो हेल्थ के विषय में या हमारे शरीर के विषय में या किसी भी प्रकार की, जैसे कि हमारी जो हेल्थ हो गई या डिजीज हो गया, या किसी भी ऐसी संस्था है जो बीमारियों या हेल्थ के या स्वास्थ्य के प्रति अपना पूरा देखभाल करती है, प्रोटोकॉल्स बताती है। तो उसके अनुसार क्या हुआ कि स्वास्थ्य वह है जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से और स्पिरिचुअल रूप से जो है कि, या जो कहते हैं दैवीय रूप से जो है कि स्वस्थ हो, वही जो है कि स्वस्थ कहलाता है, वही उसी को स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब आदमी जब संपूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तो उसे एक संपूर्ण स्वस्थ आदमी बोला जाता है। नहीं तो आदमी जैसे कि मानसिक रूप से तनाव से परेशान हो, या शारीरिक रूप से परेशान हो, सामाजिक रूप से, अपने व्यवहार से या स्पिरिचुअल तरीके से भी वो परेशान हो, तो वह आदमी स्वस्थ नहीं हो सकता है। तो स्वस्थ का मतलब ये हुआ, या स्वास्थ्य का मतलब ये हुआ कि आदमी या मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, वह सामाजिक, मानसिक, शारीरिक एवं स्पिरिचुअल मतलब दैवी प्रकार से जो है कि वह स्वास्थ्य हो, उसे जो है कि स्वस्थ हो, उसे जो है कि स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक। अब जननिक स्वास्थ्य क्या हो गया? जनन का मतलब होता है कि इंटरकोर्स। जनन का मतलब होता है कि जैसे कि अपने पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो बच्चे पैदा करने के लिए जो हम लोग जनन करते हैं, उसके प्रति हम लोग जन्म के दौरान जो बीमारियां होती हैं, या जनन का मतलब हुआ कि जन्म से लेकर के मृत्यु और उसके बाद वृद्धि, विकास, उसका प्रतिस्पर्धा, ये सब क्रियाओं को पूरा करने के लिए मनुष्य में जो है कि वृद्धि होती है, उसमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और वैसे ही उसमें जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य को या किसी भी प्राणी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना, जागरूक होना, उसके प्रति लड़ना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। या जनन के द्वारा फैलने वाले बीमारियों को जो है कि जननिक बीमारियां या जननिक डिजीज कहते हैं। और इससे क्योर पाने के लिए हमारे जो है कि WHO ने बहुत प्रकार से तकनीकें बताई हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है? तो WHO के अनुसार, किसके अनुसार? WHO के अनुसार सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, ठीक, मानसिक रूप से, सामाजिक, व्यवहारिक, मानसिक और उसके बाद शारीरिक रूप से स्वास्थ्य ही, या जननिक तौर पर स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। क्या होता है? जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक। जनन स्वास्थ्य की समस्याएं क्या होती हैं? आइए समस्याओं को जानते हैं कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि ये जनन के स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं।
तो समस्याएं क्या क्या हैं, समस्याओं के बारे में जानते हैं। तो समस्याएं क्या क्या हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मादा भ्रूण हत्या, यह भी एक प्रकार की जननिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मादा भ्रूण हत्या, कुपोषण, उसके बाद ज़्यादातर मादक पदार्थों का सेवन करने से भ्रूण में जो है कि विकृतियां उत्पन्न होना, या फिर जीन के बदलाव से या जीन में किसी प्रकार की विकृति होने पर उसमें डाउन सिंड्रोम, और उसके बाद थैलीसीमिया, हीमोफीलिया या अन्य प्रकार की जो आनुवंशिक बीमारियां हैं भ्रूण में पैदा होने पर, और भी जैसे जननिक बीमारियां हैं, जैसे हर्पीज हो गया, वेजाइनल हर्पीज हो गया, गोनोरिया हो गया, अन्य जैसी बीमारियां जो है ल्यूकोरिया हो गया, ये सब जो सारी बीमारियां हैं ये सब जो है कि जननिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। तो समस्याएं यही हैं जननिक स्वास्थ्य की। पहला है आपका मादा भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण हत्या। दूसरा कह सकते हैं आप कुपोषण, ठीक। तीसरा आप कह सकते हैं मादक पदार्थों का सेवन, क्या कह सकते हैं? मादक पदार्थों का सेवन, ठीक। चौथा आप कह सकते हैं आनुवंशिक विकार, पांचवा कैरेक्टर आप कह सकते हैं कि जेनाइटल डिजीज, मतलब यौन रोग, यौनिक रोग, यानी वेजाइनल रूट में होने वाली बीमारियों को यौनिक रोग भी कहते हैं, ठीक। अब इससे कार्यनीतियां या इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, या इसमें क्या क्या जो है कि क्या चीजें करें या कौन सी कार्यनीतियां अपनाएं कि इनसे जो है कि इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके, ठीक। तो कार्यनीतियां जो है कि हमारे भारत सरकार द्वारा जो है कि निर्धारित की गई हैं, या WHO के द्वारा किया हुआ है, निर्धारित किया गया है। तो पहला क्या निर्धारित किया गया है? परिवार नियोजन, जो अब परिवार कल्याण के नाम से चलता है। पहले जो है कि परिवार नियोजन के नाम से होता था। परिवार नियोजन सन 1951 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था भारत सरकार के द्वारा। अब यह जो है कि परिवार कल्याण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है, ठीक। जनन एवं बाल स्वास्थ्य जो है कि कार्यनीतियां अपनाई जाती हैं, सेवा सदन जो है कि होती है, मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगा करके। तीसरा चीज होगा अमीनोस्टेटिस जो द्वारा जो है कि गंभीर बीमारियों को पता लगाता है। अमीनोस्टेटिस क्या होता है कि इसमें अमीनोस्टेटिस एक प्रकार का जो है कि तत्व होता है जो कि एंटीबायोटिक के साथ जो है कि मादा भ्रूण नहीं, भ्रूण में जो है कि प्रवेश कराई जाती है, और उसमें जो विकृतियां हैं उसका पता लगाया जाता है। तो अमीनोस्टेटिस द्वारा जो है कि गंभीर बीमारियों को पता लगाए जाने से जो जननिक बीमारियां होती हैं, जो भ्रूण में बीमारियां, आनुवंशिक बीमारियां या अन्य प्रकार की जो बीमारियां उसमें उत्पन्न हो रही होती है, तो वह जो है कि भ्रूण को उसको जो है कि चिकित्सीय दौर पर जो है कि उसका MTP कराया जाता है। MTP का मतलब होता है गर्भपात कराना, ठीक। और जो है कि और हमारे परिवार नियोजन में जो है कि हमारे कंट्रासेप्टिव जो है कि तकनीक जो है कि अपनाने के लिए कहा है। तो सबसे पहले कह सकते हैं कि परिवार नियोजन की नीतियां, परिवार नियोजन, ठीक, जो कि 1951 ईस्वी में चलता था। अब इसका जो है कि नाम क्या हो गया है? परिवार कल्याण हो गया है, ठीक। दूसरा क्या कार्यनीतियां हैं? जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा सदन, ठीक। तीसरी कार्यनीति है कि जो मादा भ्रूण हत्या हो रही है उस पर जो है रोक लगाना, मादा भ्रूण हत्या पर रोक। चौथा कैरेक्टर कह सकते हैं कि अमीनोस्टेटिस, जो हमने बताया, अमीनोस्टेटिस द्वारा गंभीर बीमारियों का पता लगाना, ठीक। चौथा कैरेक्टर क्या कह सकते हैं? कंट्रासेप्टिव का उपयोग करना,
कंट्रासेप्टिव का उपयोग करना। ये ऐसी नीतियां हैं जो हमें जनन के द्वारा होने वाली बीमारियों से बचाती हैं। ठीक, परिवार नियोजन पर बातों पर ध्यान दे करके, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सदन की बातों पर ध्यान दे करके, मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगा करके, अमीनो एसिड के द्वारा गंभीर बीमारियों को जांच लगा पता करके, कंट्रासेप्टिव का उपयोग ज़्यादा करने से हमको जनन के दौरान या जनन करते समय या इंटरकोर्स करते समय जो है कि जो होने वाली बीमारियां होती हैं उसका पता लगाया जाता है, उससे जो है कि हम लोगों को बचा जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो है कि जनन स्वास्थ्य में दिया गया है कि जनसंख्या के बारे में, किसके बारे में दिया गया है, जनसंख्या के बारे में। तो आइए कुछ बातें उसके बारे में जान लेते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से वृद्धि कर रही है। ठीक, तो कहते हैं कि सन 1900 की बात की जाए, सन 1900 की बात की जाए तो उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या जो है कि केवल 2 अरब थी। कितनी थी? केवल 2 अरब, मतलब कि 2000 मिलियन, केवल 2000 मिलियन थी पूरे विश्व की जनसंख्या। जनसंख्या की बात की जाए, जनसंख्या की बात की जाए तो सन 1900 की बात की जाए, सन 1900 की बात की जाए में पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व की क्या जनसंख्या रही है? 2 अरब। कितनी रही है? 2 अरब। ठीक, और वही 2000 में कितनी हो गई? 6 अरब। 1900 में 2 अरब थी, 2000 में आते आते कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। और उसके बाद फिर जो है कि 2011 में 7.2 अरब, 7.2 अरब। हाँ, सन 2000 में, सन 2000 में जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब। अब उसके बाद सन 2011 की बात की जाए तो जनसंख्या थी 7.2 अरब। ठीक, अब वहीं बात की जाए भारत की जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या की बात की जाए तो आजादी के समय, किस समय? आजादी के समय, आजादी के समय जनसंख्या केवल मात्र 35 करोड़ थी। आजादी के समय मतलब 1947 में भारत की जनसंख्या मात्र 35 करोड़। कितना? मात्र 35 करोड़, मतलब 3.5 मिलियन। कितना? 35 करोड़। 2000 में वही 1 अरब हो गया। कितना हो गया? मतलब 1947 में जनसंख्या 35 करोड़, 2000 में जनसंख्या 1 अरब हो गई, और 2011 में 1.2 अरब। ठीक, तो यह वृद्धि कितनी हुई? 2% प्रति वर्ष। कितनी हो गई? 2% प्रति वर्ष जो है कि इनकी वृद्धि हो रही है जनसंख्या की। तो ये रहे भारत की जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में? गर्भ निरोधक के बारे में, कि किस प्रकार से गर्भ को बचाया जा सकता है, किस प्रकार से गर्भधारण में बचाया जा सकता है, किस प्रकार से जो है कि हम बच सकते हैं जननिक बीमारियों से। ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। गर्भ निरोधक साधन के बारे में बात करते हैं। मुख्य हेडिंग पड़ेगी आपकी गर्भ निरोधक साधन। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? गर्भ निरोधक साधन के बारे में। तो गर्भ निरोधक साधन में क्या क्या आता है? पहला आपका आता है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधन का मतलब यह होता है, पहले एक बार नाम ले लेते हैं पूरा। प्राकृतिक साधन आता है, फिर उसके बाद रोधा बैरियर आते हैं, फिर उसके बाद IUDS आते हैं, और तीसरा आपके फोम पिल्स आते हैं जो बॉडी लिए जाते हैं, फोम आते हैं, क्रीम आते हैं, जेली आते हैं, ये सब चीज़ आते हैं। ठीक, तो 4 प्रकार के आपके
क्या होते हैं, गर्भ निरोधक साधन होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक रोधा बैरियर, आईयूडीएस मतलब इंट्रायूट्राइन डिवाइस होते हैं। आईयूडीएस का मतलब ये होता है, मतलब अंतः प्रतिक्षेपण औजार जो है कि जो हमारे महिलाओं में जो है कि लगाए जाते हैं, महिलाओं के जननिक मार्ग में लगाए जाते हैं, आईयूडीएस होते हैं। और कुछ गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, पिल्स होते हैं, क्रीम होते हैं, फोम होते हैं और जेली होते हैं, जो कि गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करते हैं। प्राकृतिक गर्भ निरोधक कितने प्रकार की बताया गया है, 4 प्रकार। पहला हो गया प्राकृतिक, ठीक। दूसरा का आपका हो गया रोधा बैरियर, ठीक। तीसरा आपका हो गया आईयूडीएस, आईयूडीएस। और चौथा आपका हो गया पिल्स, फोम, क्रीम, जेली, ये सब, ठीक। पिल्स, फोम, क्रीम और जेली। इसमें क्या क्या होता है, प्राकृतिक में क्या होता है, बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन, ठीक। और दूसरा क्या होता है, दुग्धपान। गर्भ निरोधक से और भी बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है आपका प्राकृतिक का, जिसमें क्या होता है, हमारा ओव्यूलेशन डेज जो कि 10 दिन से लेकर के लगभग 18 दिन माना जाता है, मतलब इसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। इस ड्यूरेशन में यदि हम इंटरकोर्स करते हैं या सेक्स करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन या जाइगोट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस समय परिपक्व अंड की और ज़्यादा होती है, तो इसलिए 10वें दिन से लेकर के 18वें दिन के बीच में इंटरकोर्स से बचें, जिससे जो है कि गर्भ निरोधक में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। प्राकृतिक में दूसरा चीज आता है बाह्य स्खलन। बाह्य स्खलन का मतलब होता है हम अपने स्पर्म को जो है कि वेजाइनल रूट से बाहर स्खलन कर दें, इजैकुलेट कर दें, यही होता है बाह्य स्खलन। दुग्ध स्तनपान का मतलब होता है कि डिलीवरी होने के बाद हम जितने लॉन्ग टर्म तक जो है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, उतने जो है कि हमको गर्भ को जो है कि धारण करने में जो है कि सहायता मिलेगी, गर्भ न धारण करने में सहायता मिलेगी, ठीक। अब बात करते हैं रोधा बैरियर की। रोधा बैरियर की बात करते हैं तो रोधा बैरियर में यह होता है, रोधा बैरियर में यह होता है, क्या क्या आते हैं रोधा बैरियर में, रोधा बैरियर में आपके निरोध आते हैं, यहां पर केवल पिल्स रहेगी। रोधा बैरियर में क्या होते हैं आपके निरोध, कंडोम्स के आप नाम सुने होंगे, तो रोधा बैरियर में आपके कंडोम से आते हैं, ठीक। उसके बाद जो कि महिला पुरुष दोनों में लगाए जाते हैं, महिला पुरुष दोनों में कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। उसके बाद फ्री जो है कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, फोम, क्रीम, जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, फोम, क्रीम, जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। फोम, क्रीम, जेली जो है कि रोधा बैरियर में आते हैं, न कि ओरल में आते हैं। ओरल या अन्य प्रकार के आते हैं, अन्य में जैसे कि ओरल हो गया, आपके टीका हो गया आपका, और जो है कि आपका क्या हो सकता है, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ठीक। तो ये आपके रोधा बैरियर। आईयूडीएस में क्या आते हैं आपके, कॉपर टी आते हैं, माला डी करके आते हैं ये सब, ठीक। कॉपर लूप आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एलएनजी सर्ट आते हैं, ठीक। आपके गर्भाशयी ग्रिया ट्रोपी आती है, आपकी डायाफ्राम आती है, वोल्ट आते हैं, आपके क्या क्या आते हैं, गर्भाशय ग्रीवा टोपी आती है, डायाफ्राम आते हैं, वोल्ट आते हैं, ठीक। अब गर्भाशय ग्रीवा टोपी के बाद अब क्या आता है आपका दूसरा चीज, लूप होता है आपका। कौन सा लूप होता है, लिपर्स लूप होते हैं, लिपर्स लूप होते हैं। कॉपर टी होता है आपका, प्रोजेस्टेरॉन एलएनजी सर्ट होते हैं, तो प्रोजेस्टेरॉन एलएनजी 20 होता है, ठीक। पिल्स हो गए आपके, टीका हो गया आपका। उसके बाद शल्य चिकित्सा के माध्यम से जो है कि हम लोग गर्भ निरोधक से या गर्भ से जो है कि बच सकते हैं। कुछ खाने वाले पिल्स होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन के जो टैबलेट आते हैं वो भी महिलाओं के द्वारा खाए जाते हैं। सहेली नामक एक जो है कि हमारी कंट्रासेप्टिव पिल्स आती है, जो कि एस्ट्राइडल होती है,
यह लखनऊ में हमारे जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बनाया था। हफ्ते में इसको एक भी बार ले जाता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का जो हमें कॉम्बिनेशन मिलता है, टैबलेट पिल्स जो मिलती है, उसको 21 दिन लगातार खाई जाती है। 21 दिन के बाद हमें लगभग 7 दिन का गैप देना होता है। उसमें आपकी मासिक आती है, मासिक के खत्म होने के बाद फिर इस टैबलेट को जो है कि सुधा जाता है, जिससे कि हमको इस मतलब कि हमको गर्भ से बचा जाता है, गर्भधारण से बचा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं एमटीपी की। एमटीपी का मतलब होता है, एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन का कहने का मतलब यह हो गया कि भारत सरकार के द्वारा भ्रूण में किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न होने पर उसके चिकित्सक के माध्यम से उसको 12 हफ्ते के अंदर उसका बाहर निकाल देना या उसका गर्भपात करा देना ही एमटीपी कराता है, यानी चिकित्सीय सगर्भता समापन कहा जाता है। एमटीपी एक्ट जो है कि सन 1971 ईस्वी में लाया गया था। एमटीपी की बात करते हैं तो एमटीपी एक्ट जो है कि 1971 ईस्वी में लाया गया था। इसको जो है कि 12 हफ्ते के अंदर निकाल सकते हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 24 हफ्ते तक की महिलाएं जो गर्भपात कराना चाहती हैं 24 हफ्ते तक जो है कि अपना एमटीपी करा सकते हैं, यानी गर्भपात करा सकते हैं। ठीक, पूरी दुनिया में बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 40 से 50 मिलियन महिलाएं जो है कि अपना गर्भपात कराती हैं, चिकित्सीय गर्भपात कराती हैं, जो कि पूरी विश्व की जनसंख्या का 1/5वां भाग होता है। क्या होता है? पूरे विश्व की 1/5वां भाग होता है। यौन संचारित रोग की बात करते हैं तो यौन संचारित रोग में आपके क्या कहा जाता है? एसआईटी कहा जाता है, एसटीआई कहा जाता है, वीडी कहा जाता है, आरटीआई कहा जाता है। इसमें आपके विजाइनल हर्पीज हो गए, गोनोरिया हो गया, लिकोरिया हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि विजाइनल रूट के द्वारा जो है आपकी बीमारियां होती हैं। बंध्यता की बात करते हैं तो बंध्यता को दूर करने के लिए हमारे WHO ने ARI प्रौद्योगिकी तकनीक को डेवलपमेंट किया है, जिसमें यदि कोई महिला या पुरुष बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं तो IVF के माध्यम से जो है कि गर्भाशय में आपके जाइगोट को छोड़ दिया जाता है, वे बच्चे को उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब महिला का अंडाणु लेकर के और पुरुष का स्पर्म लेकर के उसको बाहर एक टेस्ट ट्यूब के माध्यम से अपने टेस्ट ट्यूब में या लैब में जो है कि जाइगोट का निर्माण करना और उसको फिर से जो है कि महिला के जनन मार्ग में छोड़ देना ही हमारा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहलाती है। ठीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि 8 कोशिकाओं वाले जाइगोट को, जिसको ब्लास्टोमर्स कहा जाता है, ब्लास्टोमर्स कहा जाता है, ब्लास्टोमर्स को जो है कि हमारे गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। ठीक, या जिन महिलाओं में अंडाणु नहीं बनता है, क्या होता है? जिन महिलाओं में अंडाणु नहीं बनता है उसमें जो है कि किसी दूसरी दाता महिला से अंडाणु को लेकर के स्पर्म के द्वारा उसको जो है कि जाइगोट बनाया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। उसके बाद फिर जो है कि फैलोपियन ट्यूब में जो है कि GIFT मतलब क्या होता है? GIFT तकनीक के द्वारा जो है कि उस जाइगोट को जो है कि फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। अब क्या होती है कि जैसे कि अब किसी पुरुष में जो है कि शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो किसी अन्य दाता के स्पर्म को लेकर के महिलाओं को ICSI तकनीक के माध्यम से जो है कि ICSI का मतलब क्या होता है? अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण, अंतःकोश की इंट्रासेलुलर स्पर्म इंजेक्टर। ठीक, अंतःकोश की शुक्राणु निक्षेपण के माध्यम से जो है कि स्पर्म को महिलाओं के गर्भाशय में डाल दिया जाता है या यानी मार्ग में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इसको जो है कि AI मतलब आर्टिफिशियल जो है कि वीर्य निषेचन की क्रिया संपन्न कराई जाती है।
एक IVF हो गया, दूसरा का GIFT हो गया, और तीसरा आपका क्या हो गया, ICSI। तो IVF में जो है कि महिला पुरुष के स्पर्म को लेकर के गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है जाइगोट बना करके। अब उसके बाद यदि किसी महिला में अंडाणु नहीं बन रहे हैं तो किसी अन्य दाता से अंडाणु को लेकर के उसको जाइगोट बना करके फैलोपियन ट्यूब में जो है कि छोड़ दिया जाता है। ठीक, जाइगोट नहीं बनाते हैं तब पर भी अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में छोड़ करके नेचुरली जो है कि उसको जाइगोट बनाई जाती है इंटरकोर्स करके। ठीक, फिर अब किसी पुरुष में एक शुक्राणु नहीं बन रहे हैं तो शुक्राणु को किसी अन्य दाता से लेकर के उसको ICSI माध्यम से या तकनीक के द्वारा शुक्राणु को जो है कि योनि मार्ग में छोड़ दिया जाता है। तो ये रहे जो है कि जनन स्वास्थ्य और जननिक की कार्यनीतियाँ, गर्भ निरोधक कैसे बचने के उपाय, परिवार नियोजन क्या होते हैं, बंधता क्या होती है, MTP क्या होती है, ये सब सारी चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। जनन स्वास्थ्य आज आपका यहीं पर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।